हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और छुट्टियां आपकी बढ़ा दी गई हैं 14 तारीख तक। 15 तारीख को संडे पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों का विद्यालय अब सीधे सोमवार को खुलेगा, 16 तारीख को। और 17 तारीख से जो है प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आपका शुरू होगा, और वो 23 तारीख तक चलेगा। और 23 तारीख तक जो है प्री प्री बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षा में एकदम, मान लीजिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसके बाद फिर 29 तारीख से, 29 जनवरी से और 5 फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद 10th का तो यूपी बोर्ड का कैलेंडर भी आ चुका है। 16 तारीख से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए उनके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत मैं आपके सारे चैप्टर का, हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको निकाल के और उनको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही में कुछ सॉल्व पेपर से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ क्लियर कराऊंगा। क्योंकि अगर जो मैंने सॉल्व पेपर को अगर जो पूरा उतारा और लिखा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से एक दिन में एक सॉल्व पेपर का एक पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक, हाँ, उस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं फैक्ट के माध्यम से यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। आप ध्यान देंगे और इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, ये अभी मैं मॉडल पेपर का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ये मॉडल पेपर का आज पार्ट 1 है। आज इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मैंने क्रम से यहाँ पे लिख दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कराते जाऊंगा और आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वियना संधि से। हिस्ट्री के पोर्शन में वियना संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना संधि का आप लोग जानते हैं, इसका संबंध जो है फ्रांस से है, और फ्रांस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है नेपोलियन से है। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसे क्या है, कई राष्ट्रों ने मिलकर इसे हराया और इसके ऊपर एक संधि थोप दी। उस संधि का नाम ही था वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह संधि हुई। वियना में यह संधि हुई, और जब संधि हुई वो 1815 का समय था, तो इसे नाम दे दिएगा वियना संधि 1815। अच्छा, उसको हराने वाले जो देश थे वो ऑस्ट्रिया थी, रूस थी, और ब्रिटेन और पर्सिया। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और पर्सिया, ये 4 देश थे जिन्होंने मिलके फ्रांस को हराया था। और हराने के बाद ये संधि जबरदस्ती फ्रांस के ऊपर थोप दी गई। ठीक, जिसके अंतर्गत फ्रांस के चारों तरफ का जो उसका क्षेत्र था, उसके सारे क्षेत्रों पे इन जीते हुए देशों को उसके कुछ हिस्सों का अधिकारी बना दिया गया। ठीक, तो 1815 का इस वियना संधि का संबंध जो है ये नेपोलियन से है। और किन देशों के द्वारा ये की गई थी? ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पर्सिया और ब्रिटेन, ये 4 देश थे जिन्होंने इस संधि को फ्रांस के ऊपर थोप दिया था। ठीक, और फ्रांस की शक्तियों को कमजोर करने का कार्य किया था। ठीक, अब हम आते हैं अगले टॉपिक के, सत्ता की साझेदारी। जब हम सत्ता की साझेदारी चैप्टर पढ़ते हैं तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति होती है उसका सभी में बंटे होना। जो शक्ति होती है, जो ताकत है, यानी सरकार चलाने की जो शक्ति है, वो सरकार के अंतर्गत यानी देश के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह और सभी धर्म में वो बंटी होनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक वर्ग विशेष के पास ही सरकार की शक्ति है, या पूरी सरकार को कोई एक वर्ग विशेष ही चला रहा है। अब जैसे भारत में ही ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना कि सिर्फ हिंदू ही सरकार में है। सरकार में मुस्लिम भी तो हैं। हमारे यहां मुस्लिम सांसद भी बनते हैं, हमारे यहां हिंदू सांसद भी बनते हैं, हमारे यहां क्रिश्चियन सांसद भी हैं, हमारे यहां सिख सांसद भी हैं। हमारे यहां सिख जो है अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारे क्या हुए, सिख प्रधानमंत्री भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह तो राष्ट्रपति भी रहे। ऐसे हमारे देश में विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न समूहों के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या बहुसंख्यक वर्ग हैं, ऐसा भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है।
विभिन्न प्रकार के जाति, वर्ग, समूह और धर्म के लोगों को अपना अपना प्रतिनिधि चुनने, बनाने और नेतृत्व करने का मौका मिलता रहता है। लेकिन जो सत्ता की साझेदारी पाठ में आपको दो प्रमुख देशों के बारे में बताया गया था, एक का नाम था बेल्जियम और एक का नाम था श्रीलंका। कहानी शुरू होती है बेल्जियम से। बेल्जियम में भी क्या है, वहां का समाज दो वर्गों में बटा है, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जिनकी संख्या कम है, अब बहुसंख्यक का मतलब हो गया जिनकी संख्या अधिक है। अब क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक हैं वो ये कहते हैं कि उनके लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है, यानी शक्ति जो है सिर्फ जो है जिनकी संख्या अधिक है उन्हीं तक सीमित है। जो संख्या कम है जिनके पास, उनके पास शक्ति नहीं है। ठीक, तो इस नाते ये जो शक्ति का संतुलन था, इसे बनाने के लिए सत्ता में साझेदारी की गई। सत्ता में साझेदारी क्या की गई? समाज के हर वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी प्रदान की गई। जैसे हमारे यहां, ऐसे समझ लो, जैसे हमारे यहां दलित वर्ग है, दलित वर्गों के लोग जो है उनकी नेता मायावती उभरी और दलित वर्गों के महान नेता भीमराव अंबेडकर उभरे। तो ये सब क्या हुए? ये हमारे समाज की एक खूबसूरती है, एक विशेषता है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का मौका दिया जाता है। यानी सत्ता को सत्ता में सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी निश्चित की जाती है। ठीक, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेल्जियम देश है वो यूरोप में है और यूरोप का एक छोटा सा देश है, और वहां पे जो है समाज जो है अलग अलग भाषा वर्ग समूहों में बंटा है, जिसमें फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले और रशियन बोलने वाले लोगों में वो देश बंटा हुआ है। अब वहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाला जो वर्ग समूह है, तो उसमें एक वर्ग समूह ऐसा है, जैसे मान लो जो फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का समूह ज्यादा है और जर्मन बोलने वालों का समूह कम है और रशियन बोलने वालों का भी समूह कम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि सारा का सारा सरकार चलाने के लिए सिर्फ फ्रांसीसियों को ही दे दिया जाएगा, जो फ्रांसीसी बोलते हैं उन्हीं लोगों को सरकार चलाने का मौका दे दिया जाए। ये उचित नहीं ना है। सत्ता में साझेदारी तभी होगी, साझेदारी का मतलब क्या होता है? बंटवारा, यानी सभी को सबका हक मिले। तो सभी को सबका हक तब मिलेगा जब सभी भाषाई वर्ग समूह को सत्ता में स्थान मिलेगा, यानी सरकार में स्थान मिलेगा। ठीक, इसी को लेके वहां पे कभी संघर्ष भी हुआ था और फिर बाद में इन लोगों ने उसका निदान निकाला कि सभी वर्गों को सरकार में अपना प्रतिनिधित्व जो है, सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिला और सभी भाषा समूह को सरकार में हिस्सेदारी पाने का मौका मिला। इससे सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित हो पाई और किसी भी प्रकार का टकराव नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत हमारे दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, जहां पे वो देश वर्षों तक गृह युद्ध में पड़ा रहा। गृह युद्ध का मतलब हो गया जहां किसी देश के अंतर्गत ही दो वर्ग समूह लड़ते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं। अब श्रीलंका में कौन से दो वर्ग समूह हैं? एक वर्ग समूह वहां पे तमिल भाषी लोगों का है, जो तमिल बोलते हैं और जो तमिल मूल के अपने आप को कहते थे, और एक जो समूह था वो सिंघली लोग थे और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। इन लोगों की संख्या, जो सिंघलियों की जनसंख्या थी, ये श्रीलंका में 70% थी और जो तमिलों की संख्या थी ये श्रीलंका में 10% थी। अब क्या होता था, जो तमिल थे वो हरदम ये आरोप लगाते थे कि न उनकी सरकार में कोई सुनने वाला है और न सरकार में उनका कोई प्रतिनिधित्व है और न सरकार उनको मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कोई हक प्रदान करती है, न वो चुनाव लड़ सकते थे, न वो स्कूल जा सकते थे। ये सारी समस्याएं थी। इन सारी समस्याओं के चलते ही तमिलों ने अपना एक क्रांतिकारी और एक जो है एक गोरिल्ला फोर्स बना ली। गोरिल्ला फोर्स का मतलब होता है जो छापामार तरीके से युद्ध लड़ते हैं। अब बोलो छापामार क्या है? छापामार का मतलब होता है घात लगा के हमला करने वाले समूह। तो ये वर्ग समूह पहले छोटा बना, फिर बाद में पूरी की पूरी एक सेना बन गई जिसका नाम था लिट्टे।
लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इसका फुल फॉर्म है, और इसका प्रमुख नेता था वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण, जो इसका नेता था। अब इसके नेतृत्व में तमिलों ने अपना जागरण शुरू किया। जागरण एक क्रांति के माध्यम से हुआ जो रक्त रंजित क्रांति थी। इस क्रांति का फलस्वरूप हुआ कि तमिल की श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, बड़े बड़े नेताओं को इस लिट्टे संगठन ने अपना शिकार बनाया। परिणाम यह होता है कि अपने हक की आवाज को लेने के लिए एक हिंसक मार्ग को इन्होंने चुना। कारण रहा होगा कि ये जो बहुसंख्यक सिंघली लोग थे, ये तमिलों की किसी मांग को मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसलिए इनको हिंसा का सहारा लेना पड़ा। वर्षों के युद्ध के बाद, प्रभाकरण की मृत्यु के बाद, लिट्टे की शक्ति बहुत कमजोर हो गई और वहां पे गृह युद्ध समाप्त हो चुका। लेकिन आज भी यह समस्या बनी हुई है कि वहां सत्ता में साझेदारी है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी तमिलों को उनका हक नहीं मिला है। तो जहां भी विभिन्न वर्ग समूह होंगे और उनकी हक की आवाज नहीं सुनी जाएगी, न सरकार में और न किसी राजनीतिक नेतृत्व में उनको हक प्रदान किया जाएगा, तो स्वाभाविक है वहां वर्ग संघर्ष तो होगा ही होगा। क्यों हो रहा है? सत्ता की साझेदारी के लिए। और क्यों नहीं होता? अगर जो सत्ता में साझेदारी सबको प्रदान कर दी जाती तो वर्ग संघर्ष नहीं होता। ठीक, अब हम आगे आते हैं। तीसरा प्रश्न आता है 1928 से और 1932 के बीच में भारत में जो गेहूं की कीमतें हैं वो 50% तक क्यों कम हो गई? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत देश में जो शुरुआत से ही हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था काफी समय तक, वर्षों तक कृषि पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट रही। आज भी भारत की लगभग 65% आबादी खेती के कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। दूसरी चीज, अब यहां हमें समझना है ये समस्या क्या थी। 1928 से 1932 तक क्यों गेहूं का रेट कम हो गया? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। परिणाम यह हुआ कि जो भी फैक्ट्रियां थीं, जो उद्योग धंधे, कल कारखाने थे, वो सब के सब अपने उत्पाद को ही बना रहे थे। पूरी दुनिया युद्ध की मार झेल रही थी और वो सब के सब अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पे जोर दे रहे थे। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो चुका था तो वो वस्तुओं की मांग जो है आर्थिक मंदी के चलते कम हो चुकी थी। लेकिन दुनिया के देशों में जो देश में औद्योगिकरण आ चुका था, वहां वस्तुओं का उत्पादन इतना ज्यादा बहुतायत में हो गया था कि जितना उत्पादन था उतनी मांग थी ही नहीं दुनिया में। परिणाम यह हुआ कि जो पैसा लगा के और जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो जो है अपने उत्पादन के लागत को ही प्राप्त नहीं कर पाए और जिससे वो घाटे में जाने लगे। ठीक, परिणाम भी यही हुआ। यूरोप जैसे विकसित देशों में और अमेरिका जैसे देशों में, जहां पे कृषि उत्पाद और अन्य भी उत्पादों का युद्ध के काल में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ। परिणाम यह हुआ, युद्ध के बाद इन वस्तुओं की और इन खाद्य पदार्थों की जो है दुनिया में मांग कम हो गई। और जब मांग कम हो गई तो इसका प्रभाव पड़ना भारत पे भी स्वाभाविक था। भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक इस प्रकार था कि भारत भी कृषि प्रधान देश था। अब जब कृषि प्रधान भारत देश था तो चूंकि हम अब उस समय चाहे खाद्य पदार्थ हुआ, चाहे गेहूं, चाहे अनाज, कुछ भी हुआ, चाहे औद्योगिक उत्पाद हुआ, कोई वस्तु है, इन सभी का उत्पादन दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया। और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के बाजारों में जो गेहूं की कीमतें थीं और जो अन्य वस्तुओं की कीमतें थीं वो एकदम आधी हो गईं। और फिर भारत के जो सामान थे, भारत का जो अनाज था, इस अनाज की मांग दुनिया में जो है वो भारत के अनाज की भी मांग दुनिया में कम हो गई। और परिणाम यह हुआ कि जब हमारे देश के अनाज की मांग भी दुनिया में कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि युद्ध के काल की परिस्थिति के परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि यूरोपीय देशों ने अधिक उत्पादन किया था।
और जिससे हमारे यहाँ के वस्तु का उत्पादन की मांग जो है कम हुई, और मांग कम होने के चलते जो हमारे यहाँ का जो अनाज था उसकी कीमत बहुत कम हो गई, वो लगभग 50% से भी नीचे चली गई थी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई कि अमेरिका जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सक्रिय रूप से नहीं जुड़ा हुआ था। यूरोप तो लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका अपनी तरक्की में ही लगा हुआ था। उसकी आर्थिक स्थिति और विश्व पटल पे जो उसका आर्थिक प्रभाव था अमेरिका का, वो लगातार बढ़ रहा था उसके औद्योगिकरण के चलते और उसकी कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के चलते। अब अमेरिका में गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, तो अपने यहाँ की वस्तुओं की मांग बरकरार रखने के लिए, घरेलू बाजारों में मांग बरकरार रखने के लिए उसने यूरोप और दुनिया के अन्य क्षेत्रों से आने वाले वस्तुओं पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब बहुत ज्यादा टैक्स लगा देने के चलते कोई वस्तु जो है, जब अमेरिका के बाजार में 10 रुपए की कोई सामान जाता था तो 200 रुपए में बिकने लगता था। तो जब वहां पे ही 100 रुपए में कोई सामान मिलेगा तो हमारे यहाँ का 200 रुपए का सामान क्यों खरीदेगा। तो इन सब सारी चीजों के चलते जो है हमारे यहाँ के जो अनाज का उत्पादन था वो प्रभावित हुआ। ठीक। अब प्रभावित क्या हुआ? प्रभावित इसी प्रकार से हुआ कि जैसे मांग कम हो गई। मांग कम हो जाने के चलते जो हमारे यहाँ का अनाज था उसका मूल्य गिर गया, 50% तक नीचे गिर गया। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं 1929 की महामंदी। अब 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध की घटना। उसमें वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो चुका था। अमेरिका जो है यूरोप के जो सामान थे और दुनिया के अन्य हिस्सों से जो आने वाले सामान थे उस पर उच्च कर लगा दिया था। ठीक। अब उच्च कर लगा देने का परिणाम यह हुआ कि कोई चीज वहां जाती थी बहुत महंगी हो जाती थी। दूसरी चीज क्या है, अब जो यूरोप में जो कृषि के क्षेत्र में कामगार थे, जब कृषि उनके लिए घाटे का सौदा होने लगा तो वो कृषि का कार्य छोड़ के और फैक्ट्रियों में मजदूर बनने आ गए। अब जब फैक्ट्रियों में वो मजदूर बनने आ गए तो उसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्रियों का तो उत्पादन हुआ, लेकिन यूरोप के बाजारों में जो कृषि क्षेत्र से आने वाला उत्पाद था उसका मूल्य बहुत कम प्राप्त हो रहा था और वो अमेरिका जैसे विकसित देश में बेच भी नहीं पा रहे थे। बेच तो पाते थे लेकिन उनके सामान का मूल्य वहां पे इतना ज्यादा टैक्स लगा देने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जिससे उनकी डिमांड ही कम हो गई। और भारत जैसे गरीब देश तो अनाज तो खरीदेंगे नहीं। अंग्रेजी शासन भारत में आने के बाद भारत क्या करता था, कच्चे माल का निर्यात करता था और तैयार माल को भारत के बाजारों में बेच दिया जाता था। यही होता था, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण तो उस तरीके का था नहीं, ये यूरोप और अमेरिका के देशों में था। लेकिन ये क्रम क्या हुआ, ये टूट गया महामंदी के समय में, और जिसका परिणाम ये हुआ कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो गिर गई। दूसरी चीज, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए यूरोप के बहुत सारे देशों ने अमेरिका से भारी भरकम कर्जा लिया। और भारी भरकम कर्जा लेने के बाद यहां तक कि ब्रिटेन जो दुनिया पे राज करता था उसने भी कर्जा लिया। और कर्जा लेने का परिणाम यह हुआ कि वो चूंकि युद्ध से एकदम से तबाह हो चुके थे, तो अमेरिका का कर्जा वापस देने की स्थिति में वो थे ही नहीं, आर्थिक स्थिति तबाह थी। अब अमेरिका ने दुनिया को कर्जा तो बांट दिया था, लेकिन जब उसका धन उसको मिलेगा ही नहीं तो उसको घाटा ही तो प्राप्त होगा। तो अमेरिका का जो शेयर बाजार था, जो शेयर मार्केट था, जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, जो न्यूयॉर्क में है, बहुत पहले भी था, तो वहां का शेयर मार्केट एकदम से नीचे गिर गया। अब शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर जाने से क्या होता है, अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। और उस समय दुनिया में एक ही विकसित देश उस समय अमेरिका था, जो विश्व की डगमगाती आर्थिक स्थिति के विपरीत तरक्की और विकास की आर्थिक स्थिति के साथ खड़ा था। लेकिन जब उसी की स्थिति खराब होने लगी तो स्वाभाविक थी मंदी का दौर तो आना ही था। ये सारे प्रमुख कारण बने जो विश्व की आर्थिक मंदी का
आर्थिक मंदी का कारण बने। भारत में इस मंदी का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों के पास जब खाने के लिए अनाज नहीं था और गरीबी की बेतहाशा स्थिति हमारे देश में हो गई, तो हमारे यहाँ स्वाभाविक भी परंपरागत रूप से ये चलन में है कि हमारे घरों में बहुत सारा लोग जो है गहना जेवर खरीदते हैं। तो ये गहना और जेवर जो होता है ये आदमी अपने बुरे दिन के लिए रखा रहता था। तो उस समय भी ये हुआ कि अब जब जीवन जीने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की ही कमी होने लगी तो इंसान क्या करेगा, उन चीज़ों को जो बहुमूल्य रत्न थे उनको बेचना शुरू किया। और अंग्रेजों ने इन बहुमूल्य रत्नों को आधे पौने दामों पे खरीदा और खरीदने के बाद वो इसे यूरोप भेज देते थे। और कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा कि इसी भारत के सोने ने जो 1929 की आर्थिक मंदी थी उससे पूरी दुनिया को उबारने का काम किया। इसे और विस्तृत ढंग से मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी बहुत से टॉपिक हैं उस पर भी समझना है। देखिए, अब आता है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स, देखिए, ब्रेटन वुड्स एक समझौता है। अमेरिका में न्यू हैम्पशायर शहर है, न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है, वहीं पे ये समझौता हुआ था। हुआ क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरी विश्व युद्ध में जो विश्व की आर्थिक स्थिति तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, उस आर्थिक स्थिति से दुनिया को उबारने के लिए अमेरिका ने यूरोप के कुछ ताकतवर राष्ट्रों को अपने यहां बुलाया और फिर विश्व की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए और तबाह और बर्बाद हो चुके यूरोप के देशों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए एक समझौता किया, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया। ये 1944 में हुआ। अच्छा, जब ये समझौता हुआ तो इन सारे देशों ने मिलके दो संगठन का निर्माण किया। एक था वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम के दो संगठन बने। इन संगठनों में अमेरिका और अन्य देशों ने धन इकट्ठा किया और इन संगठनों के माध्यम से राहत कोष के रूप में यूरोप के तबाह और बर्बाद हो चुके देशों के पुनर्निर्माण के लिए, उनको फिर से खड़ा करने के लिए, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई, इन बैंकों की स्थापना की गई। ठीक, तो इसका मेन उद्देश्य ब्रेटन वुड्स क्या है, क्यों किया गया और क्या उद्देश्य था, ये हमने बताया। अब आगे देखेंगे लैंगिक विभाजन क्या होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष, समाज का स्त्री और पुरुष के रूप में जो अलग अलग विभाजन है उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। लैंगिक विभाजन का मतलब हो गया किसी क्षेत्र या समाज में कितनी स्त्रियों की संख्या है और किसी क्षेत्र या समाज में कितने पुरुष की संख्या है। इस प्रकार इन दो वर्गों का अलग विभाजन ही लैंगिक विभाजन है। ठीक, अब आते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद है। लेकिन राष्ट्रवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग और उत्पत्ति है वो फ्रांस की क्रांति के समय देखा गया था और उसी समय राष्ट्रवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। हालांकि यह शब्द कोई नया नहीं है, दुनिया में बहुत पहले देशभक्ति थी, देश प्रेम था, लेकिन अब चूंकि हम लोगों को पढ़ना फ्रांस को है, इसलिए राष्ट्रवाद का जो हमारे लिए जरूरी चीज है वो यही है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद शुरू कहां से हुआ, फ्रांस से हुआ। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं मृदा संसाधन। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदा संसाधन है लेकिन किस प्रकार का है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, जैविक है या अजैविक है? दो तरीके से प्रश्न आएंगे। एक, मृदा कैसा संसाधन है, एक नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तो मृदा क्या है? ये मृदा जो है, जैसे देखिए, मृदा का एक बार प्रयोग कर लोगे फिर प्रयोग करोगे, तो बार बार प्रयोग कर रहे हो तो क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है।
ठीक। और अनवीकरणीय संसाधन भी मृदा है, ये दोनों प्रकार के संसाधनों में आ जाता है। और जैविक संसाधन के रूप में मृदा को जाना जाता है। मृदा को जैविक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। मृदा अजैविक कभी नहीं है। फसलों, जीव जंतुओं, कोई भी चीज है, किसी भी अवशेष कोई भी होगा वो मिट्टी में ही मिलता है, और मिट्टी से ही पुनः जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, पेड़ पौधे और वनस्पतियों के रूप में। इसलिए मृदा सदैव जैविक है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब में भूमि संकुचन। भारत का राज्य पंजाब है, वहां पे एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे भूमि संकुचन कहते हैं। अब ये भूमि संकुचन जो है, संकुचन का मतलब हो गया क्षरण। पंजाब चूंकि विकसित राज्य है, वहां पे सरकार ने सिंचाई के संसाधन बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा संसाधन, सिंचाई के संसाधन वहां की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं किसानों को, जिसका परिणाम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई करते हैं। और ज़मीन की बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के चलते जो वहाँ की मृदा है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो क्षरण हो गया है, उसके ऊपरी परत का वो जो है पानी के साथ बह गई है, और वो धीरे धीरे ज़मीन जो है उपजाऊ मिट्टी कम हो रही है, यानी भूक्षरण हो रहा है। ठीक। अब उसके बाद और भूक्षरण होने से जो मृदा है वो संकुचित हो रही है। ठीक। ये कैसे हो रही है? क्योंकि अत्यधिक सिंचाई के कारण ही हो रहा है। दूसरी चीज हम आएंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है, भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वो केरल राज्य में है। शिशु मृत्यु दर का मतलब हो गया कि जो है जैसे जितने बच्चे पैदा हुए, एक वर्ष में जितने बच्चे पैदा हुए, उतने ही उस वर्ष में जितने बच्चे मृत हुए, उसी के अनुपात को शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकारी, और निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट। अब जब हम इसमें रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सरकारी रोजगार के अंतर्गत आता है, और प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले जो लोग होते हैं वो निजी या प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं। ठीक। तो रोजगार दो तरीके का है, एक सरकारी है और एक प्राइवेट है, उसे निजी भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं भूक्षरण। मिट्टी का कटना, मिट्टी का अपरदन होना, मिट्टी का बह जाना, ये भूमि क्षरण है। मिट्टी का कटना, बारिश से, तापमान से, हवा से मिट्टी कटती है। ठीक। मिट्टी का अपरदन होना, अपरदन का मतलब यही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब मिट्टी कट जाती है, बह जाती है, अपरदित हो जाती है। ठीक। यही क्षरण होता है। टूटना, मिट्टी का टूटना, मिट्टी का अपरदित होना, ये सब भूक्षरण कहलाता है। उसके बाद क्या है? गोंडवाना कोयला। अब यहां गोंडवाना कोयला का मतलब समझो। गोंडवाना काल के समय बने हुए कोयलों को गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहते हैं, और उन गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत जो कोयले के जमाव भारत में पाए जाते हैं उसे गोंडवाना क्रम की चट्टान या गोंडवाना क्रम का कोयला कहते हैं। इसका विस्तार जो है दक्षिण भारत से लेके और मध्य भारत तक है, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब राज्यों में गोंडवाना क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का जमाव पाया जाता है। ठीक। अब हम आते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। देखिए, भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आप लोग मजदूरों को देखे होंगे, ऐसे किसानों को देखे होंगे जिनके पास जमीन नहीं है, और ये दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, या गांव में ही कहीं किसी निर्माण कार्य में ये मजदूरी करते रहते हैं। तो जो ऐसे किसान, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, वो ग्रामीण मजदूर कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं व्यापार और